हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोमार्क में। यहाँ आपको क्या मिलेगा? आपको जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है बायोमार्क, यानी बायो से रिलेटेड कुछ होगा। पर हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ CSR नेट का फुल सिलेबस पढ़ेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। पर हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है, स्ट्रेटेजी होता है, तो हम उन्हीं चैप्टर्स को पहले करेंगे जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है एग्ज़ाम में, जैसे कि फंडामेंटल प्रोसेसेस। आज हम फंडामेंटल प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। इसके अंडर क्या आता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ठीक है, हम लोग देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में लोगों को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहता है। कई लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इसमें जीन फैसिनेट करता है, जीन सभी को फैसिनेट करता है। 11, 12, 10 हर क्लासेस में आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा हम स्टार्टिंग थोड़ा स्लो करेंगे, उसके बाद अपना स्पीड हाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम लोग आखिर क्या पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूरा का पूरा सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये क्या है सर? अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, चलिए देखते हैं क्या है। तो सेंट्रल डोग्मा, ठीक है, क्या कहता है भाई? डीएनए आपको पता है, डीएनए आपने ज़रूर पढ़ा होगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए है, ठीक है। अगर डीएनए से ही डीएनए बनाएंगे हम, डीएनए को जब कॉपी करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, सेल डिवाइड करना हो या मियोसिस हो, जब सेल्स बनाना हो तो सेल्स डिवाइड होते हैं। तो सेल डिवाइड होगा तो उसका डीएनए भी डिवाइड होगा। डिवाइड जब होगा, नया डीएनए बनता है, तो वो रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब डीएनए से क्या बनाना है? हमें अल्टीमेटली प्रोटीन बनाना है, पर डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन तो बनेगा नहीं, अगर आप जानते हैं। हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन्स में। इसको फिर आरएनए को कन्वर्ट किया जाता है प्रोटीन्स में, जो कि आपका अल्टीमेटली आपका फिजियोलॉजी में और कैरेक्टर्स में दिखता है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, और इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। पर हम आरएनए से भी डीएनए बना सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये इधर डीएनए से आरएनए बना तो ये ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा अगर जाते हैं हम तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एंजाइम भी यूज होता है, जो सेम ही नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। लेकिन क्या सर प्रोटीन से आरएनए बना सकते हैं? ऐसा अभी तक स्टडीज में नहीं पाया गया है कि प्रोटीन से हम आरएनए बना सकते हैं। ये अभी तक फाइंड नहीं किया गया है, ठीक है। इस पर रिसर्च चल रहा है, अगर बन सकता है तो और अच्छा होगा। ये रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए अब देखते हैं कि रेप्लिकेशन जो है, ठीक है, रेप्लिकेशन के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग क्या है? रेप्लिकेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो रेप्लिकेशन कहाँ और कब होता है? तो मैंने बताया रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के दौरान होता है। तो हम ऑर्गेनिजम्स में भी देखते हैं कि कितना तरह का सेल्स पाया जाता है ऑर्गेनिज्म में। बैक्टीरियल
लाइफ साइकिल देखें या प्रोकैरियोट्स में देखें या फिर यूकैरियोट्स में देखें तो ये सेल डिवीजन के दौरान पाया जाता है, लेकिन इनमें भी फेजेज होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स में देख सकते हैं कि एक सी फेज होता है, एक डी फेज होता है, ठीक है। तो जैसे सी फेज में आपका क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन होता है, यहाँ डिवीजन होता है। एक बार डिवाइड हो गया डीएनए तो सेल्स को डिवाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स जो है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको सेल्स को डिवाइड कराना ही पड़ता है। और अगर यूकार्योट्स में देखें, जो कि हम लोग में भी होता है, आपका G1, S, G2 और M फेज होता है। जैसे कि आप जानते हैं S फेज में सिंथेसिस फेज है, तो यहाँ आपका डीएनए रेप्लिकेशन होएगा, और जो M फेज है उसमें डिवीजन होगा, ठीक है। और G1 और G2 क्या है? G1 और G2 आपको पता है गैप फेज जो है होता है, सिंथेसिस से पहले सेल प्रिपेयर होता है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं उनको एक्युमुलेट करता है। उसके बाद डिवीजन के लिए सेल रिप्लिकेशन के बाद डिवीजन के लिए सेल को सारे जो साइटोप्लाज्म जो कुछ भी चाहिए सारे चीज़ों को वो एक्युमुलेट करता है, उसके बाद डिवीजन होता है, ठीक है। अब हो गया ये यूकार्योट्स प्रोकैरियोट। हम लोग ने लोकेशन देख लिया कि कहाँ पे होता है, कब होता है। अब हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है। आप एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए रेप्लिकेशन का, तो फिर रेप्लिकेशन आपको बहुत ईजी लगेगा, तुरंत आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड में होता है। अब ये 5 प्राइम और 3 प्राइम क्या है? अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन सब भूल जाते हैं इंसान, क्या करे। अब चलिए देखते हैं क्या है, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए है उसमें आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का चेन है, ठीक है। इसीलिए इसके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोलते हैं। मतलब पॉली मतलब क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का चेन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या है, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर हम बनाए ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होना चाहिए सर? उसमें होगा शुगर, ठीक है, इसमें होगा आपका बेस और फास्फोरस, ठीक है। कौन सा शुगर? डीऑक्सी राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर होगा तो क्या होगा? आरएनए। आरएनए में वो राइबोज शुगर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये एडिनाइन है, डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 2 तरह का नाइट्रोजनस बेस हम लोग में पाया जाता है यूकैरियोट्स में, प्यूरिन और पाइरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में आता है एडिनाइन, गुआनाइन, और साइटोसिन और थाइमिन हो जाता है पाइरिमिडीन। जो प्यूरिन है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है और जो पाइरिमिडीन है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अगर ये राइबोज शुगर होता है तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन होता है, मतलब OH हो जाता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाता है और एक, ठीक है। अब क्या है यहाँ फास्फोरस, देखिए 3 फास्फोरस जुड़े हुए हैं। जो यहाँ से पहले आता है नंबरिंग के हिसाब से हम इसको नाम देते हैं अल्फा फास्फोरस, पहला जो है। सेकेंड वाला है ये बीटा फास्फोरस, थर्ड वाला है ये गामा फास्फोरस। तो यहाँ पे जो कार्बन्स की संख्या देखिए, यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5, ठीक है। तो देखिए जो OH ग्रुप है ये कौन सा नंबर में आ रहा है? 3, तीसरा नंबर पे आ रहा है, कार्बन के साथ अटैच है। और जो ये फॉस्फोरस है 5वें नंबर पे जो कार्बन आ रहा है उस पर अटैच है, ठीक है। तो हम लोग का जो डीएनए का चेन है वो अगर ऐसे देखिएगा तो 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड। मतलब 5 प्राइम में क्या है? इधर फॉस्फेट मिलेगा, इधर क्या मिलेगा हमको? OH मिलेगा चेन में। यहाँ 3 प्राइम है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? OH मिलेगा, ठीक है। यहाँ 5 प्राइम है, यहाँ हमको क्या मिलेगा? फॉस्फोरस मिलेगा, ठीक है।
ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसमें से फॉस्फोरस हटा दे तो क्या बचेगा, न्यूक्लियोसाइड। इसको अगर आप बेस और सिर्फ शुगर को लेके पकड़ते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये पूरा हो गया न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये पूरा हो गया न्यूक्लियोटाइड। और सिर्फ यहाँ अगर लेंगे तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब क्या होता है, जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर आके बैठेगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज। बोलता है हमको इसको रेप्लिकेशन कराना है, तो ये क्या करेगा, जो फ्री मूविंग डीएनटीपीज हैं, डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो पूरा न्यूक्लियोटाइड है इसको क्या बोलेंगे, इसमें देखिए एडिनाइन जुड़ा हुआ है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट है इसलिए ट्राइफॉस्फेट। ऐसे और भी जितने भी आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं उस हिसाब से नाम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आते हैं, इस स्ट्रक्चर में ऐसा आता है, फ्री मूविंग घूमते रहता है आपका। उसके बाद क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और बाइंड करेगा आपका यहाँ पे, जैसे ये सपोज दैट ये वाला आरएनए है, सॉरी डीएनए है, डीएनए में आके वो बैठ गया है, ठीक है। अब जो फ्री मूविंग आपका डीएनटीपीज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो जो यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप हम पढ़ेंगे, प्राइमर जुड़ता है, प्राइमर आगे जाए, प्राइमर का जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप को वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करता है। और क्या करता है, ये जो फॉस्फोरस 3 फॉस्फोरस है यहाँ पे वो उसको तोड़ देता है। पहले फॉस्फोरस तोड़ दिया, तोड़ने के बाद जो बचेगा, अगर यहाँ से 2 फॉस्फोरस निकाल दे, पायरोफॉस्फेट इसको बोलते हैं, पायरोफॉस्फेट 2 फॉस्फेट निकला तो ये जो बचेगा ये स्ट्रक्चर ये यहाँ पे है, ठीक है। ये बाकी यहाँ पे आपका शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस है गया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें देखिए माइनस है। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब क्या होता है, हम बोले ना इसको क्या है, जो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर, डीएनए पॉलीमरेज के अंदर जब ये फ्रीली मूविंग न्यूक्लियोटाइड आया तो वो जो प्राइमर का OH था, OH कहाँ से आया, ये वाला, ठीक है। OH ऐसे ही प्राइमर में भी होगा, उस OH को न्यूक्लियोफाइल बना देता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। अब इसको ये यहाँ से तोड़ता है, तोड़ने से जो 2 फॉस्फेट निकल जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचता है वो जाके प्राइमर का OH के साथ, ये प्राइमर का OH है, प्राइमर क्या है हम आगे पढ़ेंगे प्राइमर क्या है, ठीक है, OH के साथ ऐसे जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा, इसका जो H है और इसका O और यहाँ से H, ये निकल के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और उसके बाद ये O और ये P एक साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने से क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3 प्राइम एंड था, ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड में OH है, शुगर है, ऑक्सीजन है, फॉस्फेट है, फिर ऑक्सीजन है, फॉस्फेट है। देखिए ये फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन है, फिर शुगर है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फॉस्फोरस, ऐसे। तो ये देखिए बीच में फॉस्फोरस आ गया, दोनों तरफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ये जो बॉन्ड बना ना, ये H2O निकलने के कारण जो बॉन्ड बना ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ये दोनों तरफ बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ बनेगा, दोनों तरफ बनेगा। और बीच में तो जो बेसेस हैं वो A और T के बीच में आपका होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और C और G के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। बेसिकली जो DNA पॉलीमरेज है वो आके पहले DNA में जुड़ेगा,
डीएनए क्या फिर पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज अट्रैक्ट करेगा जो फ्रीली मूविंग डीएनटीपीज हैं, जैसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, ठीक है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हो गया, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, जो प्राइमर है, प्राइमर यहाँ प्राइमर भी दिखा देता है आपको। सपोज दैट यहाँ बन रहा है तो प्राइमर यहाँ पे OH होगा, ठीक है, इसका OH को ये न्यूक्लियोफाइल में चेंज कर देता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जो बाहर से आया है डीएनटीपी। वहाँ पे क्या होगा, जो अल्फा फॉस्फेट है और बीटा फॉस्फेट है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने से क्या होगा, जो ये स्ट्रक्चर है वो बनेगा एक फॉस्फेट के साथ, और सिर्फ अल्फा फॉस्फेट के साथ ये बचा हुआ रहेगा, बाकी 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद जो प्राइमर का OH है और यहाँ पे जो आपका OH है, दोनों को निकाल के एक सिर्फ यहाँ पे H लिया जाएगा और यहाँ का OH, तो H2 बाहर निकल जाता है। H2 जैसे ही बाहर निकलता है तो यहाँ का जो P है और इसका ऑक्सीजन है एक साथ जाके जुड़ जाते हैं। जुड़ने से देखिए ये दोनों तरफ ऑक्सीजन है, बीच में फॉस्फोरस है, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ईस्टर को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा दोनों तरफ एक एक शुगर, दोनों तरफ एक एक शुगर, ठीक है, और बीच में फॉस्फोरस बच गया। यहाँ कार्बन नहीं है इसीलिए फॉस्फोरस नाम दे रहे हैं, लेकिन जो बॉन्ड है वो सिमिलर है। यहाँ से अगर आप कार्बन हटा दें, यहाँ फॉस्फोरस लगा दें, तो वही होगा जो वहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, आर एलिमेंट में शुगर आ जाएगा, इधर भी शुगर आ जाएगा, दो ऑक्सीजन तो है ही, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे थे कि डीएनए सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है, तो इसमें क्या होएगा, OH ग्रुप हो गया, ठीक है, उसके बाद शुगर हो गया, ठीक है, फिर ऐसे आपका आएगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर से शुगर, फिर आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर से शुगर, ठीक है, ऐसे आगे जाते रहेगा। तो हो गया 3 एंड, और ऐसे ही इधर आपको मिलेगा, सपोज दैट एक प्राइमर है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमर ऐड किया हुआ है, ये आके यहाँ जुड़ा, ठीक है, तो ये हो गया 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड, ठीक है। अब ये प्राइमर है, ठीक है, प्राइमर क्या है हम देखेंगे। अब यहाँ OH है, हम जैसे पहले बताए थे, OH यहाँ से निकलेगा, H O को एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाएगा, ठीक है, और फिर जो बाहर से फ्रीली मूविंग डीएनटीपी जा रहे हैं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड हो गया, ये हो जाएगा आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड। इस साइड, इस डायरेक्शन में सिंथेसिस स्टार्ट होगा। जैसे नया डीएनटीपी आया, ठीक है, यहाँ के जुड़ जाएगा, यहाँ से H हट जाएगा, यहाँ फॉस्फोरस जुड़ेगा, ठीक है, फिर यहाँ शुगर, एक नया शुगर जुड़ जाएगा, फिर यहाँ सोच लीजिए यहाँ बॉन्ड बन गया, फिर यहाँ पे एक OH बच जाएगा, ठीक है, फिर दूसरा डीएनटीपी आया, फिर H हटेगा, हाइड्रोजन H2O बाहर जाएगा, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फिर से बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ऐसे करके सिंथेसिस आगे बढ़ते जाएगा। तो हमने क्या देखा, सिंथेसिस जो है डीएनए का वो हमेशा किस साइड होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि डीएनए प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अब प्रूफ रीडिंग क्या है,
इसको भी आगे पढ़ेंगे। प्रूफ रीडिंग मतलब जैसे बुक लिखते हैं, कोई भी राइटर ऑथर बुक लिखता है, फिर उसमें कुछ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ भी इधर हो सकता है, तो उसको चेक फाइनल पब्लिश कराने से पहले प्रूफ रीडिंग किया जाता है, एक बार चेक किया जाता है सही सब कुछ सही है कि नहीं। वैसे ही एक वाइटल प्रोसेस, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन, हो सकता है इस प्रोसेस में कहीं पे गलती हो गया हो ही सकता है, तो गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया हो, तो हमें एक बार चेक कर लेना पड़ता है कि जो सारे सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का वो सही है कि नहीं। तो हमने देखा जैसे ये डीएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ठीक है, ये डीएनए है। यहाँ से हमने न्यू चेन जो रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो चेन बनाया, ठीक है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड इस पे बनाया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, ठीक है, बनाया तो ये इस डायरेक्शन में बन रहा है। जो डीएनए पॉलीमरेज था, डीपी बोल देते हैं इसको, तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, पहुँच गया। अब क्या है, ये बैक आएगा, पीछे आएगा देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं। तो ये किधर से आएगा, ये आएगा 3 प्राइम एंड से 5 प्राइम एंड की ओर वापस आएगा, और क्या करेगा, कोई अगर एरर आ गया है उसको हटा के जो सही न्यूक्लियोटाइड होगा उसको वहाँ पे वो जोड़ देगा, ठीक है। इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। चलिए जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए टेम्पलेट चाहिए होता है, इट्स ए टेम्पलेट डिपेंडेंट प्रोसेस। तो टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट मतलब रिफरेंस फ्रेम। जैसे सपोज दैट आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो आप एक चित्र या एक पेंटिंग देख के बना रहे हैं, या जो पेंटर है वो किसी का हुलिया देख के बना रहा है, इसे बैठा दिया आगे, उसको देख के बना रहा है, तो रिफरेंस क्या है, वो पर्सन या कोई ड्राइंग जिससे आप देख के बना रहे हैं या नेट से देख के बना रहे हैं, ठीक है, तो वो रिफरेंस हो गया। वैसे ही एप्लीकेशन के लिए कॉपी करना है ना, हमको जेरॉक्स करना है, तो ओरिजिनल तो लगेगा ना, तो वही है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट अगर डीएनए है या आरएनए है, डीएनए पॉलीमरेज के लिए हम लोग को चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए, और अगर आप आरएनए पॉलीमरेज को देखते हैं तो वहाँ वो आरएनए डिपेंडेंट है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब उनको आरएनए एज ए टेम्पलेट चाहिए डीएनए बनाने के लिए। ये कहाँ लगेगा सर, जब आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो आरएनए टेम्पलेट है, उसको डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज ही लगेगा, ठीक है। लेकिन इसको और हो गया, ये कहाँ मिलेगा, टेलोमरेज में मिलेगा। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि टेलोमरेज का क्या काम है, कहाँ लगता है टेलोमरेज। जैसे पता ही चल रहा है टेलोमरेज मतलब टेल में जोड़ने वाला काम है। एक्सेप्शन भी है यहाँ पे, क्या एक्सेप्शन है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब हम सर बताएं कि टेम्पलेट चाहिए,
पर यहाँ एक्सेप्शन में क्या है कि टेम्पलेट ही नहीं चाहिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसका एग्जाम्पल भी है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज, TDT, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। कहाँ मिलेगा, बी सेल्स में। यूज कहाँ होगा, ब्लॉटिंग टेक्निक में यूज होता है, रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होता है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग का, डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। सेमी कंजर्वेटिव का क्या मतलब हुआ, जो डीएनए है पेरेंट्स का, वो जब ऑफस्प्रिंग में फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन में से जाता है, तो जब मियोसिस होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो रेप्लिकेशन के दौरान जो हाफ सेट ऑफ आपका जो डीएनए है, मतलब एक स्ट्रैंड आपका जो पेरेंटल है, पेरेंटल स्ट्रैंड ही रहेगा, और एक जो होगा वो रेप्लिकेशन से नया फॉर्म हुआ होगा। मतलब आप एक अगर कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए देखें जिसका एक सिंगल स्ट्रैंड आपका कंजर्वेशन का काम कर रहा है, किसका, पेरेंटल्स कैरेक्टर्स का, पेरेंटल डीएनए का कंजर्वेशन का काम कर रहा है, और एक जो है वो रेप्लिकेशन से नया आया है, तो एक फुल सेट में हाफ एज ए कंजर्व पेरेंटल डीएनए प्रेजेंट है, किसमें, ऑफस्प्रिंग में। तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक है, इसमें ग्रीन वाला पेरेंटल डीएनए है। जब वो डॉटर मतलब नया सेल्स बना तो एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल ही रह गया, और जो रेड वाला है वो रेप्लिकेशन के कारण नया आया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन डीएनए में, इसमें आधा आपका पेरेंटल रह जाता है और आधा आपका न्यू फॉर्म होता है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवें और छठे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो है रेप्लिकेशन इज ए बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। अच्छा, बाई डायरेक्शनल से क्या समझ रहे हैं, बाई डायरेक्शनल जैसा सिंपली समझ में आ रहा है कि दो डायरेक्शन में होने वाला, एक साथ दो डायरेक्शन में होने। तो दो डायरेक्शन में कैसे होगा, देखिए ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ के डीएनए पॉलीमरेज बैठा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ प्राइमर आएगा, ऑब्वियसली प्राइमर आएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो डीएनए है बीच में से जो सटा हुआ था, ये खुल जाता है, बीच में से ऐसे खुल जाता है। खुलने के बाद इधर से एक रिप्लिकेशन इधर से चलता है और एक रिप्लिकेशन इधर से चलता है। दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड को रिप्लिकेशन करवाना है, रिप्लिकेट करना है, दोनों स्ट्रैंड का रिप्लिकेशन करवाना है। तो एक रिप्लिकेशन इधर चलता है, एक इधर चलता है, तो दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक अंदर तरफ आ रहा है, एक बाहर तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बोलते हैं। छठा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट्स अ सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब कोई मतलब कोई रूल नहीं। डिसकंटिन्यूअस कब हो रहा है, डिसकंटिन्यू कब हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है लेकिन पूरी तरीके से डिसकंटिन्यूअस नहीं है, रुक रुक के हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रुक के कभी भी हो रहा है, रुक के हो रहा है, मतलब बीच वाला स्टेट, सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक, कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, ये जो प्रोसेस है दोनों तरफ चलता है। ठीक है, हम एज ए समझने के लिए इसको बीच में से सेपरेट करके देखते हैं, और इसको जब सेपरेट करके देखते हैं वाई लाइक शेप जो बनता है इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे प्राइमर जुड़ता है, आपको बताएंगे। 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ रेप्लिकेशन होता है, पहले भी हम लोग पढ़े हैं।
ठीक है। तो ये इधर एक बार हो रहा है और एक इधर से बन रहा है। तो जब इधर से बनेगा तो ये रुक रुक के बनेगा, पहले थोड़ा सा बना, ठीक है। देखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड तक, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो मूव करता है, जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलते जाता है वैसे वैसे नया टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे जैसे मिलते जाएगा, वैसे वैसे जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जो रुक रुक के हो रहा है, वो अपना रेप्लिकेशन दोबारा स्टार्ट करेगा, तिबारा स्टार्ट करेगा, ऐसे बार बार स्टार्ट करते जाएगा और एक छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स बनता है, ठीक है। क्योंकि रुक रुक के काम कर रहा है इसलिए इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ये एकदम सुपर फास्ट काम कर रहा है तो इसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, लीड कर रहा है, और ये लैग कर रहा है, ठीक है। यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये सपोज दैट डीएनए पॉलीमरेज इस साइड जा रहा है, सपोज दैट इस साइड जा रहा है, जैसे इधर हम लोग कर रहे थे इस साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये तो इजीली आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड को मिलते जाएगा, ये अंदर तक पूरा बनाते जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको यहाँ यहीं तक पोर्शन मिला है, जैसे यहाँ तक खुलेगा तब जाके उसको वो वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्सेस करने को मिलेगा। तब तक वो क्या करे, वो जितना पोर्शन मिल रहा है उसको वो रेप्लिकेट करके रख रहा है, जैसे नया आएगा फिर से वहाँ से बनाएगा, क्योंकि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम ही बना सकता है। ऐसा अगर होता है कि 3 प्राइम से 5 प्राइम बनाते हैं तो भी ये भी लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड के तरफ ही फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। इसलिए इसे सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए 7वां और 8वां जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, 8वां कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे पहले भी बताए थे, इनको सबस्ट्रेट चाहिए होता है, इसको डीएनए पॉलीमरेज को। भाई नया बनाने के लिए तो रॉ मटेरियल लगेगा ही ना, सब मिला के तब ना। अब रोटी बनाना है, आटा नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे तो काम कैसे चलेगा। हाँ, रॉ मटेरियल तो चाहिए, उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। क्या क्या होता है, डीएटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, जीटीटीपी हो गया, सीटीपी हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सबस्ट्रेट्स हो गया, ठीक है। जैसे हम पहले भी बताए, डीएनए पॉलीमरेज अपने आप जो नए डीएनए स्ट्रैंड का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता, बनाना सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको एज ए प्राइमर चाहिए। प्राइमर क्या है, प्राइमर एक छोटा सा हिस्सा है, जस्ट वो एज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप देने के लिए। सब दैट वहाँ पे क्या था, हम देख रहे थे कि स्टार्टिंग में जब 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड में सिंथेसिस जो होता है, उसमें 3 प्राइम एंड में जो OH ग्रुप होता है, वो OH ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर OH ग्रुप नहीं होगा तो एज ए न्यूक्लियोफाइल कौन एक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफाइल फिलिक अटैक जो होगा इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स पर, वो कैसे हो पाएगा। और जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा, कुछ तो होना चाहिए जुड़ने के लिए। तो यहाँ होता है आरएनए प्राइमर होता है सेल्स के अंदर इन विवो, मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट में आरएनए प्राइमर्स ही होते हैं, ठीक है। आरएनए प्राइमर्स होते हैं जो कि उसको इनिशिएट करवाते हैं कि अच्छा यहाँ से इनिशिएट करो और फिर आगे जोड़ते जाओ। लेकिन यहाँ पे क्या आरएनए का ज़रूरत है, डीएनए का कॉपी बना रहे हैं ना, आरएनए का ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो क्या होगा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी बताए थे, जब प्रूफ रीडिंग होगा तो ये प्राइमर्स को हटा दिया जाता है और जो मेन डीएनए है उनको साथ में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर रहेगा नहीं, ये जस्ट टेम्पररी स्टेट है, टेम्पररी आके जुड़ते हैं, इनिशिएट करते हैं प्रोसेस को रेप्लिकेशन का, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एक चेन जुड़ सके, एक के बाद एक जुड़ सके। अगर ये नहीं होंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो ये OH ग्रुप प्रोवाइड करते हैं जो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। ऑक्सीजन जो आपका एटम है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और वो क्लीव करता है आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और क्या है, जो प्राइमर है और जो स्पेसिफिक आपका डीएनए है जिसको रिप्लिकेट करना है, ऐसा नहीं है कि प्राइमर कहीं पे जाके जुड़ जाएगा। उस स्पेसिफिक जंक्शंस होते हैं जहाँ पे टेम्पलेट और प्राइमर्स एक साथ जुड़ते हैं और वहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है और वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज जाके जुड़ता है, ठीक है। अब क्या है, ये तो हो गया। और दूसरी बात, अगर इंटरनल एनवायरनमेंट का बात करें तो आपको मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी आरएनए प्राइमर इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब इन विवो में। लेकिन अगर इन विट्रो में देखें, जब पीसीआर करते हैं, ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं, हमको जो डीएनए का मल्टीपल अमाउंट में कॉपी चाहिए होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं टैग पॉलीमरेज, दैट इज ए डीएनए पॉलीमरेज। वो ज़्यादा स्टेबल होता है और हीट, क्योंकि वहाँ डीनेचुरेशन भी किया जाता है तो हीट में स्टेबल होना चाहिए। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये हीट के लिए स्टेबल, हीट रेजिस्टेंट नहीं है। वहाँ हम लोग डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं। सपोज दैट आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि अगर डीएनए प्राइमर होता, डीएनए है हमको डीएनए प्राइमर ही दे दो, आरएनए का है कि क्यों ज़रूरत है हमको। हाँ, तो ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन आप अगर सोचिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप जब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेंगे, अगर डीएनए प्राइमर होगा तो आप पहचानेंगे कैसे ये अपना डीएनए है कि प्राइमर है, उनको हटाना है, इसमें एरर का परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर इवोल्यूशनरी इफेक्ट से भी देखें, जो पहले आरएनए बना था फिर डीएनए बना था, तो उस हिसाब से भी ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें आरएनए का प्रेजेंस रह गया है। लेकिन अगर ये डीएनए प्राइमर रहता तो प्रोसेस और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता, डिफ़िकल्ट हो जाता और इसमें एरर का चांस बढ़ जाता, ठीक है। और ऐसे भी ये टेम्परेरी स्टेट है, परमानेंट स्टेट तो है नहीं, प्राइमर को ऐसे भी हटना ही है। अगर आप डीएनए प्राइमर भी लगा देते हैं तो वो तो हटाना पड़ेगा, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका जो भी डाउट है वो कमेंट्स में लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूँ। ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ आते रहेंगी, तो रेगुलरली अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल बायोमार्क को सब्सक्राइब करें और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी रेगुलरली वीडियोज़ को बनाऊं और आपके लिए CSR नेट के जर्नी को ईजी कर सकूं। धन्यवाद।